तो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बोर्ड प्लेनेट पे। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जो रासायनिक समीकरण से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या पढ़ना है हमें? रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? आप लोग मैथ में बहुत सारे समीकरणों के बारे में पढ़े होंगे। जैसे उदाहरण में आप लोग देख लो, x प्लस, जैसे आप लोग पढ़े होंगे x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 3। तो इसको हल करने, इन दोनों को हल करने के लिए कई प्रकार की विधियां होती होगी, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कई प्रकार की विधियां होती होंगी। वैसे ही हम रासायनिक विज्ञान में रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखो, रासायनिक समीकरण रासायनिक विज्ञान में इसको परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा समीकरण जिसको सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है, यानी ऐसा समीकरण जिसको सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण, इसको हम अगर देखा जाए, इसको देखेंगे तो देखने पर हम लोग परिभाषित करेंगे इस रासायनिक समीकरण को कि ऐसा समीकरण जिसको सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है। प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते। तो चलिए इसको थोड़ा उदाहरण देकर समझते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरणों को कैसे समझेंगे जी। यानी कहने का ये अर्थ है कि एक प्रकार का ऐसा समीकरण है जिसको हम सूत्रों से और प्रतीकों से, दोनों को मिलाकर हम किसी समीकरण का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण में जैसे आप लोग पढ़ते होंगे H2 प्लस O2 बन गया H2O, बन गया कि नहीं बन गया? तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? हाइड्रोजन के लिए आप लोग देखो, हम लोग H2 से दिखा रहे हैं, तो हाइड्रोजन का कोई प्रतीक है कि नहीं है? यानी कहने का ये अर्थ है कि हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है जो इसका प्रतीक H2 है। क्या है? H है, जिसको हम H2 दिखाते हैं। H2 क्यों दिखाते हैं? कहा जाता है कि कभी भी कोई भी गैसे में, जैसे जो अक्रिय गैस को छोड़कर जितने भी गैसें होती हैं, उसके दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन को हम लोग H2 से दिखाते हैं। दूसरी चीज, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को हम O2 से दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन का कोई प्रतीक है कि नहीं है? यानी कि O से हम लोग दिखा रहे हैं। दूसरी चीज कि ये दोनों मिला तो बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। तो जब H2O बना तो वो देखिए, ये एक प्रकार का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो हम लोग जानते हैं जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। तो जब जल का सूत्र है तो ये पहले बताइए, तो ये सूत्र है कि नहीं है जल का? ये प्रतीक है कि नहीं है? ये भी प्रतीक है कि नहीं है? यानी कि ऐसा समीकरण जिसको सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा हम लोग दिखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें, जैसे हम देखें जैसे उदाहरण में अगर दूसरा देखें BaCl2 प्लस H2SO4
तो क्या बनेगा BaSO4 प्लस HCl बनेगा। क्या बनेगा बाबू? HCl बनेगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये बेरियम क्लोराइड है। क्या है बाबू? बेरियम क्लोराइड। ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है। ये कौन सा क्लोराइड है? बेरियम क्लोराइड है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करा तो बना बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट के साथ साथ HCl का निर्माण हुआ। यानी कहने का ये अर्थ है कि बेरियम क्लोराइड एक प्रकार का सूत्र है। किसका? तो बेरियम क्लोराइड का। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या है? BaSO4। तथा HCl का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। यानी कुल मिलाकर ये है कि ये ऐसा समीकरण, ये सूत्रों के द्वारा हम दिखाए हैं, सूत्रों के द्वारा हम लोग दिखाए हैं। तो कोई भी ऐसा समीकरण हो रासायनिक विज्ञान में जिसको सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा दिखाते हैं, जिसको किसके द्वारा दिखाते हैं? सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण के भी कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण के प्रकार अब देखना है। रासायनिक समीकरण के कुछ प्रकार होते हैं, आखिर वो प्रकार क्या होता है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आखिर प्रकार। तो रासायनिक समीकरण जो होता है बाबू, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। समझ में आ रहा है? तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार में पहला जो होता है संतुलित। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा जो होता है वह होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है बाबू? हमारा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक एक करके देखेंगे कि आखिर संतुलित रासायनिक यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग को पता ही होगा। तो चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण को देखा जाए। किसको देखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण को। अच्छा ये पहले बताइए, संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजों को ध्यान देंगे। तो दूसरा चीज क्या? देखिए हम लोग पढ़ना था हम लोगों को कि रासायनिक समीकरण का प्रकार क्या होता है। तो उस रासायनिक समीकरण में पहला जो था हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण था और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण था। तो उस पहला संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करने से पहले हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सबसे पहले परिभाषित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो तत्व भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है उसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का इसका ये अर्थ है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं। बराबर होता
समझ में आया कि ये क्या है? यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखा जाए थोड़ा उदाहरण से लेकर कि आखिर उदाहरण क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम बनाना चाहें कि Na प्लस Cl2 तो ये बनता क्या है? NaCl बनता है। अगर मान के चलिए कि हमें अगर इसको परिभाषित करना है तो इसमें देखो, इसमें सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है, इधर भी 1 है। इधर क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है, इधर कितनी है? 1 है। तो इधर 1 है, इधर 2 है। तो ये कहने का ये अर्थ है कि ये पूरी तरह से संतृप्त नहीं, पूरी तरह से बराबर नहीं है। तो सबसे पहले तो परमाणु बराबर करेंगे, तो 2 सोडियम यहां पे या 2 यहां पे गुणा कर दो। 2 का यहां गुणा करोगे तो 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा, दोनों से। तो क्लोरीन 2 हो गया, यहां पे सोडियम 2 हो गया, सोडियम भी 2, क्लोरीन, सोडियम भी 2, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन। अब देखो यहां पे इन दोनों के द्रव्यमान को अगर हम देखें तो इस सोडियम का एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 23। वो कितना होता है? 23.5 होता है। क्या होता है? 23.5। हम लेंगे 23 ही। कितना लेंगे? 23। तो 2 है, 1 का 23, तो 2 का 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 प्लस यहां पे देखिए क्लोरीन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 35। तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू 35, यानी कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46 और प्लस 35 दूनी 70। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 और 7 7 4 11, यानी AMU, यानी कुल मिलाकर ये है कि 116 एटॉमिक मास यूनिट होगा। दूसरी चीज इधर देखें तो सोडियम इधर भी कितना है? 2, तो 2 इंटू 23 प्लस क्लोरीन कितना है? तो 2 कितना? तो 2 इंटू 35, ये जुड़ जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 35 दूनी 70, कितना है? 70। इसको जोड़ोगे तो 116 AMU। अब AMU क्या है? तो एटॉमिक मास यूनिट है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। दूसरी चीज कि ये जो 116 AMU है, ये कितना है? इधर भी 116 हो गया, इधर भी 116 हो गया, यानी कि अभिकारक ये क्या है आपका? ये आपका अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। ये क्या है आपका? ये आपका उत्पाद है। समझ में आ रहा है बाबू? तो ये अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर तथा द्रव्यमान भी बराबर है, यानी कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और दूसरी भी चीज कि उनका द्रव्यमान भी बराबर होता है, क्योंकि परमाणु जब बराबर होगा तो उनका द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इन अभिकारक का भी द्रव्यमान बराबर हो गया, किससे? उत्पाद से। समझ में आया? इससे अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है? जो हम पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण के प्रकार, उसमें जो पहला था संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कहा जाता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित। यानी कि इस संतुलित रासायनिक समीकरण को अगर परिभाषित करें तो होगा ये कि ऐसा रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे
संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ ये होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण में अगर उदाहरण में देखें तो ये आप लोग को पता ही होगा कि अगर H2 प्लस O2, बार बार ये उदाहरण लेता हूं, H2 प्लस O2 बनता है, मिलकर बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। यहां पे ध्यान दो, हाइड्रोजन भी दो, ऑक्सीजन भी दो। इधर हाइड्रोजन दो लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। क्या है? एक ही है। आप लोग को पता होगा यहाँ पे परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की कितनी है? एक कम है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जब ये 2 है, ये यहाँ पे और 1 यहाँ पर है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को बराबर करना है, ऑक्सीजन 2 बनाना है, तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा, दोनों से होगा। 2 किस किस से गुणा होगा? 2 इससे भी गुणा हो जाएगा, 2 किससे गुणा होगा? इससे भी गुणा हो जाएगा। तो जब दोनों से 2 गुणा हो रहा है, तो ये एक मेरे को बात बताइए, अब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन आपका, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। कितना है? 2 है। इधर 2 है, इधर 4 है, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दो यहाँ पे, यानी कि 2 दूनी का 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। आपका हाइड्रोजन कितना हो गया बाबू? आपका 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे अगर 2 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 अब इससे गुणा हो जाएगा, तो दुदुनी का 4। इधर देख लो, दुदुनी का 4 और 2 एकम 2, यानी कि अब यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 वाली संख्या जो है, 2 वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी बाबू? यहाँ पे जो 2 गुणा हुआ है वो क्या हो जाएगा? 2 इससे गुणा हो जाएगा, 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 एकम 2, यानी ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 4, इधर भी 4, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया परमाणुओं की संख्या? यानी अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। यानी कुल मिलाकर ये है कि ये संतुलित हो गया। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर। इधर हाइड्रोजन, अगर इधर कॉलम एक मैं बनाया हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो इधर हाइड्रोजन लिख दूं और ऑक्सीजन लिख दूं, इधर भी हाइड्रोजन लिख दूं, इधर ऑक्सीजन। जब संतुलित हम कर दिए तो इधर देखो, दुदुनी का 4, हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है? दुदुनी का 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पे 2 है। यानी कुल मिलाकर ये है कि 4 2 4 2, यानी कि उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई और अभिकारक में भी परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। आगे चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा प्रकार जो था, उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? चलिए अब पढ़ते हैं असंतुलित। दूसरा जो प्रकार था हमारा वो क्या था? असंतुलित रासायनिक समीकरण था। क्या था बाबू? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित
असंतुलित रासायनिक समीकरण तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, हम लोग कैसे कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण, इसके बारे में डिफाइन करने के लिए क्या कहा जाता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर नहीं होगी, तो हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कहा जाता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण में ये होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। दूसरी चीज, इसका उदाहरण अगर हम देखें, उदाहरण क्या इसका है भाई, उदाहरण इसका क्या है, तो वही वाला उदाहरण, जैसे Na ले लिए, उसके साथ Cl2 का अभिक्रिया करा दिए, तो बन गया NaCl। यहाँ पे देखिए, इनमें सोडियम कितना है बाबू, 1 है। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का परमाणु कितना है, 2 है। यहाँ पे सोडियम का परमाणु कितना है, 1 है। क्लोरीन का परमाणु कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन बराबर नहीं है, यानी कि ये अभिकारक है, आपका क्या है, अभिकारक है, और ये आपका उत्पाद है। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। एक तरफ हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे अभिकारक लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। तो अभिकारक यहाँ पे सोडियम क्लोरीन लिखते हैं, यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन लिखते हैं। यहाँ पे अभिकारक में देखो सोडियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है। क्लोरीन 1 है। यानी कुल मिलाकर ये कि उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है आपका क्लोरीन, ये जो क्लोरीन जो है अब अभिकारक में, ये क्या हो गया आपका, इससे बराबर नहीं है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण एक प्रकार का ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो टॉपिक है हमारा वो है कि आखिर हम असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी असंतुलित यानी कि परमाणुओं की संख्या जब बराबर नहीं होती है तो उसको हम दोनों में, अभिकारक व उत्पाद में बराबर कैसे करेंगे, यानी संतुलित कैसे करेंगे। यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं हम उसको देखेंगे। तो वो है हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण के कुछ चरण बिंदु संतुलित करना है। चरण बिंदु है संतुलित करने के लिए, यानी रासायनिक समीकरणों के को चरण बिंदु, यहाँ पे कुछ दूसरा है। कुल मिलाकर ये है कि रासायनिक समीकरण जो हमारा असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं।
तो देखिए संतुलित हम करते हैं एक विधि के द्वारा जिसका नाम है क्या, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हम रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, संतुलित करते हैं हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित करते हैं। तो पहला इसका चरण क्या है, पहला हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम जो क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा दिखाएंगे। क्या करेंगे, दिखाएंगे। यहां पे लिखते हैं पहला जो है हमारा वो है कि रासायनिक समीकरण को क्या है बाबू, वो है हमारा पहला क्या है, पहला चरण ये है कि रासायनिक समीकरण को किसके द्वारा दिखाएंगे, सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। प्रतीकों के द्वारा दिखाएंगे। क्या करेंगे, दिखाएंगे। समझ में आ रहा है बाबू, तो क्या करेंगे, प्रदर्शित, यानी यहां पे लिखेंगे कि द्वारा पहला क्या है, संतुलित करने के लिए, पहला जो चरण बिंदु है वह है कि रासायनिक समीकरणों को सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा दिखाएंगे। तो पहला देख लिए। दूसरी चीज, दूसरा चरण यह कहता है कि रासायनिक समीकरण में मौजूद अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, किसकी, तो तत्वों में मौजूद परमाणुओं की संख्याओं को काउंट करेंगे कि आखिर कितना है। समझ में आ रहा है, यानी हमें कहना है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण के अभिकारक व उत्पाद के तत्वों में मौजूद परमाणुओं की संख्याओं को काउंट करेंगे, पता करेंगे। समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे। दूसरा चरण ये है हमारा कि रासायनिक समीकरण के अभिकारक व उत्पाद के तत्वों में मौजूद परमाणुओं की संख्याओं को पता करेंगे कि आखिर परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये पता करें। पहला चीज क्या है, पहला हम क्या करेंगे, रासायनिक जो समीकरण है उस रासायनिक समीकरण को पहला क्या है हमारा, पहला ये है कि यहां पे हम लोग रासायनिक समीकरण को सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा दिखाएंगे। दूसरा सूत्र ये कहता है कि दूसरा चरण ये कहता है कि रासायनिक समीकरण के अभिकारक व उत्पाद में मौजूद परमाणुओं की संख्याओं को भी पता करेंगे। तो किसके परमाणुओं के, तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को पता करेंगे। जैसे ही हमें वो असंतुलित मिलेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, तीसरा चरण अपनाएंगे। क्या करेंगे बाबू, तीसरा चरण अपनाएंगे। और उस तीसरे चरण में क्या करना है, हम कम से कम परमाणुओं की संख्याओं को क्या करेंगे, कम से कम पूर्णांकों से गुणा करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए पता करेंगे। ये जैसे यहां पे लिख देता हूं, तीसरा चरण ये कहता है कि यदि अभिकारक व उत्पाद में
परमाणुओं को, और यदि अभिकारक हो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या कहता है, तीसरा चरण ये कहता है कि यदि अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या असंतुलित है तो उसको संतुलित करेंगे। यानी यदि अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या असंतुलित है तब उसे संतुलित करेंगे। समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यदि अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है यानी असंतुलित है, तो उसे हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो चौथा जो लास्ट बिंदु है वो कहता है कि हम कम से कम पूर्णांकों का, यानी रासायनिक समीकरण में कम से कम पूर्णांकों या प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करेंगे। यानी यहाँ पे है, कहेंगे कि अभिकारक, चौथा बिंदु कहता है कि रासायनिक समीकरण में पांचवा बिंदु अपनाएंगे कि अभिक्रिया यानी समीकरण में अभिकारक व उत्पाद में कम से कम पूर्णांकों से गुणा करेंगे। तो देखिए पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, पूर्णांक क्या हो सकता है, तो पूर्णांक आपका हो सकता है यहां से 1 से लेकर 2 3 डैश इंफिनिट तक। यानी कि इनमें से कम हम क्या करेंगे, कम से कम परमाणुओं, कम से कम संख्याओं से गुणा करेंगे। हम सोचेंगे कम से कम परमाणु लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि हम कहीं फंसेंगे नहीं। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि कम से कम परमाणुओं संख्याओं से गुणा करेंगे ताकि हमारा अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे ही बराबर होगा तो हमारा वो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे उदाहरण में, कुछ उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में वो है, उदाहरण में क्या है, उदाहरण में क्या है बाबू, उदाहरण में कुछ है आपका, उदाहरण समझने से पहले एक काम करते हैं, कुछ पांचवा चरण भी देख लेते हैं। पांचवा चरण ये कहता है कि अभिकारक एवं उत्पादों में भौतिक अवस्था को भी लिखना चाहिए कि आखिर वो किस अवस्था में है। जैसे यहाँ पे ठोस के लिए हम एस से दिखाएंगे, क्या करेंगे, ठोस के लिए हम एस के लिए एस से, ठोस के लिए हम एस से दिखाएंगे, ठोस के लिए किस से दिखाएंगे, एस से दिखाएंगे। ठोस को इंग्लिश में कहा जाता है सॉलिड, क्या बोला जाता है, सॉलिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, सॉलिड, इसलिए हम इसको एस से दिखाएंगे। दूसरा तरल यानी द्रव, तरल यानी द्रव्य है, क्या है, द्रव है, तो इस द्रव को हम लिक्विड कहते हैं, इसलिए हम इसको एल से दिखाएंगे। दूसरी चीज एल से, वो भी छोटा एल, छोटी स्मॉल अल्फाबेट से दिखाएंगे। दूसरी चीज गैस अवस्था यानी कि गैस है तो गैस को हम दिखाते हैं आपका जी से, स्मॉल जी से। और आपका जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी कि जलीय विलयन को इंग्लिश में बोला जाता है AQUOS
एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है जिसको हम एक्यू से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है ठोस को हम एस से दिखाते हैं, ठोस को किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, द्रव को एल से दिखाते हैं, गैस अवस्था को जी से और जलीय विलयन को एक्यू से दिखाते हैं। यानी कि इन सारी चीजों का भी हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसके लिए थोड़ा उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, तो उदाहरण जैसे संतुलित करना है, हमें क्या करना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो जैसे आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो बना H2। क्या बना बाबू, H2। यहां पे अगर अभिकारक लिखे, अभिकारक में देख लो परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, यहां पे ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, 2 है। और उत्पाद में देख लो अभिकारक उत्पाद में जो हमारा हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। यानी इससे ये मैच नहीं पाया है, इससे मैच क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो जब इससे मैच नहीं हुआ है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आखिर इसको संतुलित कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये एक रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण को देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे, यानी प्रदर्शित करेंगे सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा। तो प्रदर्शित कर दिए। दूसरा क्या मैंने लिखवाया था, दूसरा मैंने ये लिखवाया था कि हम पता करेंगे कि आखिर अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अभी मैंने पता लगाया हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो परमाणु बराबर नहीं है। तीसरा बिंदु मैंने ये लिखवाया था कि हम यदि पाएंगे कि असंतुलित रासायनिक, ये दोनों अभिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, असंतुलित है, तो उसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करेंगे इसे, तो संतुलित करने के लिए चौथा बिंदु ये था कि हम उसको कम से कम पूर्णांकों से गुणा करेंगे, कम से कम पूर्णांकों से गुणा करेंगे। जैसे ही कम से कम पूर्णांकों से गुणा करेंगे तो पांचवा बिंदु ये कहता है कि हम कुछ भौतिक अवस्था, इनके भौतिक अवस्था को भी दिखाएंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन किस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है। तो हाइड्रोजन जब गैस अवस्था में रहता है तो H2 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, G। H2 को क्या लिख देंगे, G। प्लस ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में रहता है तो ऑक्सीजन को क्या लिख देंगे, G। यहाँ पे देखिए आगे ये है कि यहाँ पे बन गया H2O, क्या बन गया, जल बन गया। तो जल के लिए जल तरल अवस्था है, यानी कि इसके लिए L। समझ में आया। तो यहां पे अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करने के लिए कहा जाता है कि हम कम से कम पूर्णांकों से गुणा करें। तो कम से कम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 2 ऑक्सीजन बनाएंगे ना इसके बराबर। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे। तो हाइड्रोजन जो गैस है प्लस ऑक्सीजन जो गैस है, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। H2O में क्या कर देंगे, H2O से क्या कर देंगे, गुणा, ये L में। यहां पे 2, इसका मतलब 2 इससे भी गुणा हुआ है, या 2 किससे गुणा हुआ है, ऑक्सीजन से भी गुणा हुआ है। दूसरी चीज, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी का 4। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, 2 एक कम 2, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 ही है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो जब हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे इसको 4 करना पड़ेगा अभिकारक में, तो 2 दूनी का 4, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये समीकरण है, ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। यानी बना कैसे, 2H2 जो गैस के रूप में था वह ऑक्सीजन जो गैस अवस्था में था इससे अभिक्रिया कर बनाया 2H2O जो लिक्विड अवस्था में हो गया। यानी कि ये संतुलित हो गया। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, यानी ये पूरी एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। दूसरा अगर उदाहरण ले, ये पहला उदाहरण है, अगर दूसरा उदाहरण ले तो दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है। दूसरा उदाहरण में जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि Na प्लस O2 बनता क्या है बाबू, Na2। यहां पे कुछ छोड़ा हूं मैं, इसके भौतिक अवस्था को मैंने नहीं दिखाया, तो भौतिक अवस्था को दिखा दिया। जो सोडियम है, सोडियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए S इसके लिए, प्लस ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में, तो इसके लिए G। ये बना क्या, Na2O। ये क्या एक बना, ये बना हमारा एक ठोस, क्या बना, ठोस, यानी कि यह सॉलिड के रूप में बना। इसको संतुलित करेंगे, इधर सोडियम 1, इधर सोडियम 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 कर दिया जाए, कर दिए, तो क्या हो गया, 2 दूनी का 4,
सोडियम कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 एक कम 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहां पे सोडियम 4 है तो 4 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। ये ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 एक कम 2, तो 2 यहां है ही, यानी ऑक्सीजन 2 सोडियम 4 सोडियम 4, ये आपका पूरी तरह से संतुलित हो गया। यानी कि ऐसे इसी प्रकार से हर एक रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण में कुछ निम्न प्रकार के बिंदुएं भी होती हैं, उनको भी ध्यान देना है। जैसे आप लोग को छठवें बिंदु पे लेकर छठवें चरण पे लेकर चलते हैं। छठवां चरण ये कहता है ना बाबू कि किसी आवश्यक परिस्थिति में ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के द्वारा ऊपर नीचे दिखाया जाता है। इसका अर्थ यह है, जैसे अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकला तो ऊष्मा के लिए हम दिखाते हैं डेल्टा। क्या दिखाते हैं, अगर किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा लगा तो ऊष्मा के लिए हम डेल्टा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, डेल्टा। अगर कोई गैस निकला, यानी गैस निकल रहा है, निकलने के लिए हम एक तीरनुमा निशान बनाते हैं, जिसको दिखाते हैं इससे। कुल मिलाकर यह है कि अगर गैस किसी रासायनिक अभिक्रिया में लग रही है, गैस निकल नहीं रहा है और गैस उसमें प्रयोग हो रहा है, गैस प्रयोग हो रहा है, तब हम एक तीर का निशान लगाते हैं जो इस प्रकार होती है। आगे वाला बिंदु यह कहता है कि समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण तभी होगा जब अभिकारक व उत्पाद में मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमें सबसे पहले जो भी 5 और 6 बिंदु बताए हैं, इनको आप लोगों को पढ़ के हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो ये चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक निश्चित रूप से पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।